नमस्ते बच्चों। अब मुझे पता है आप सभी की 10th की एग्जाम चल रही है और 10th के एग्जाम में जो सबसे कठिन पेपर होता है अपना मैथ्स का। और मैथ्स के पेपर में अपनी जो समस्या है वो ये है कि अपने को पास होना है या अच्छे नंबर लाना है। तो जिन बच्चों को पास होना है या अच्छे नंबर लाना है उनके लिए 40 नंबर का एक छोटा सा शॉर्ट पीडीएफ मैंने बनाया है, जो मात्र 60-70 पॉइंट से 5-7 पेज अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसको रट देते हैं कुछ समय के लिए, तो आपका पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको पूरा पूरा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र अगर ये आप पीडीएफ अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 99.99% तक आप इसको याद कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ ये इसको बार बार रटना है, इसीलिए आपको ये वीडियो बनाई है। अब ये वीडियो जो है उन बच्चों तक पहुंच जाए जो मैथ्स से डरते हैं, जिनको मैथ्स में पास होने में दिक्कत है। तो जो भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे शेयर भी करें अपने भाई बहन से जो इस साल 10 के एग्जाम दे रहे हैं। तो चलो अपन पॉइंट पे आकर इसको समझते हैं कि ये जो है इस पीडीएफ में क्या क्या है। अच्छा, इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो मुझे इस नंबर पे, मैं एक नंबर लिख देता हूं आप लोगों को, इस नंबर पे आप जो है पीडीएफ मांग लेना व्हाट्सएप पे, तो ये आपको जो है मिल जाएगी। नंबर रहेगा 9617740125। इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको ये पीडीएफ में भेज दूंगा। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे नीचे लिंक में भी इसको डाल दूंगा, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिर इसको पढ़ना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहले चैप्टर से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है 30 नंबर के इसके आपके कवर हो जाएंगे लगभग, है ना। कोई एक दो ऑब्जेक्टिव होंगे जो बाहर जाएंगे, बाकी लगभग 25 से 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है 2-2, 3-3 नंबर के, वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। यानी कि 40 नंबर का एक लगभग इसमें आपका जो है मार्क्स जो है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसको रटना है, रट दो अगर पास होना है तो। ठीक है, तो इसको रटना पड़ेगा अगर पास होना है। सिंपल है, 5-7 बार इसको रट दिया आप पास हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, पिछले साल आया था, इस साल भी हो सकता है आ जाए, तो इसको अपने को पढ़ना है। चलिए तो समझते हैं इसको क्या है ये क्वेश्चन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखो मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा हिंदी में, तो दोनों मीडियम वाले कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम जो है मैथ्स की वो क्या है। तो मैथ्स की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो जिसमें किसी का भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, जैसे 2, 3, 5, 7 इस टाइप से। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन, या चाहो तो रिटन भी लिख सकते हो, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनको प्राइम के जो है आप प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, तो जो है ये फंडामेंटल थ्योरम आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को आप रट लेंगे, 2 नंबर की है ये। चलिए हिंदी में समझिए। प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग जाता हो, जैसे 4, 6, 8, 10 इनमें भाग जाता है। तो जितनी भी भाज्य संख्या होती है उनको हम कैसे लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के काय में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखते हैं। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं काय में लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिखते हैं, जिसे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ये 2 नंबर में आई थी पिछले साल। फिर से वही एग्जांपल कि अगर 6 संख्या है तो इसके हम गुणनफल कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3, 2 3 6, ये हो गई। यही जो है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये इसके चांसेस कम है, कभी कभी आती है कभी नहीं भी आती है, पर 100% चांस वाला सवाल जो है ये अब अपन करने वाले हैं। देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो है आपका √5 और √2, √3 और √7, ये रूट वाले नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये हमको लिख के आना है। ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। 5 बार आपको रिपीट करना है, कितनी बार, 5 बार। √5, √3, √2, √7, रूट के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। आपको 5 बार रटना है इसको। चलिए जैसे मान लो एग्जाम में √4 आ गया, तो √4 तो निकलता है बाहर, 2 आता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना, यानी अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय वही होगा जिसका रूट बाहर नहीं निकलता हो, याद रखना। तो जो है ये एक रिक्त स्थान आपका जरूर 100% आने वाला है। आपको एग्जाम के दिन ये सवाल मिल जाएगा। आप शांति से इस पूरे पीडीएफ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके पास होने के चांसेस, आपके ऑब्जेक्टिव सही होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है।
तो HCF इंटू LCM होता है A इंटू बी। क्या होता है? A इंटू बी। A इंटू बी क्या है? दो संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? जो हमने LCM HCF जिनका निकाला उनका गुणनफल होता है। तो अपने को इसको सीधा याद रखना है कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, इज इक्वल टू A इंटू बी। बार बार आप इन्हें रूल बना लो कि हर बात को मैं 5 से 10 बार रिपीट करूंगा, 5 से 10 बार। आपको याद नहीं भी होगी तो एग्जाम में याद आ जाएगी। कैसे? HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, A इंटू बी, ऐसा रट लो तो एग्जाम में आपके आ जाएगा। चलिए आगे। एक क्वेश्चन 100% आता है किसका? कि दो संख्या देगा आपकी, जैसे 7 और 3, 7 और 3 दो संख्याओं का HCF पूछेगा। क्या पूछेगा? HCF। तो HCF दो संख्याओं का आप देखेंगे, जैसे 2 और 6 का 2 होता है और 7 और 3 का कितना होता है? 1। तो HCF निकालना आपको आता होगा, नहीं भी आता हो तो देख लो। जैसे 2 का हम लिख सकते हैं 2 और 6 का अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो उसका HCF है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है? 2 है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा? 2। तो 2 और 6 का HCF कितना है? 2। ऐसे एग्जाम में जो नंबर आएंगे उनके ऐसे गुणा लिख लेना और गुणा लिखने के बाद उनमें से जो कॉमन है वो निकाल लेना, वही उसका क्या होगा? HCF। अगर कॉमन नहीं निकले तो ऐसी स्थिति में HCF होता है 1। कितना होता है? 1। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अपनी, चलिए आगे समझते हैं इसको। तो हर साल आता है ये फिर से 100%। चलिए समझते हैं इसको। तो अब इसको समझना है तो ध्यान से देखेंगे। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात वो घात होती है जो किसी भी समीकरण में सबसे ज्यादा जो बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे 4x प्लस 7, 4x प्लस 7, तो यहां पर जो x है उस x के अंदर पावर 1 है। कितनी है? पावर 1, एक पावर है। तो हम इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ, इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? तो 1 है। कितनी है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? और हिंदी में हम बोलेंगे बहुपद की घात 1 है। कितनी है बहुपद की घात? 1। ठीक है, ऐसे ही सारे समीकरण जो है हम देखते चलेंगे और समझेंगे कि घात कितनी है। क्या हो गया? चलो देखते हैं। यहां पर जो है वापस से समझेंगे इसको कि जो है इनकी जो घात होती है वो कितनी है। तो जो हमारी घात है वो समझने वाली बात है। तो यहां पर जो है इसको ध्यान से देखेंगे, 7y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9, 7y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9। तो इसमें ध्यान से देखो y पे कितनी पावर लगी हुई है? 2 पावर लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? तो इसको हम बहुपद की घात कितनी लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसमें कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो ऐसी इक्वेशन आएगी उसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना, यानी सिंपल सा उसकी कितनी पावर है ये बताना है। एक क्वेश्चन इसका भी 100% आता है। अब यहाँ पर कितनी पावर है? 3 है। तो हमको इसको हिंदी में बताना है कि बहुपद की घात कितनी है? 3 घातें हैं। और इंग्लिश में ऐसे बोले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? तो इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है। चलिए आगे बढ़िए। एक घात वाले जो समीकरण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो एक घात वाले समीकरण को हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। उसी प्रकार अगर दो घात हो, जैसे इसमें 2 घात थी, इसमें 1 घात थी, तो 2 घात वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। वैसे ही 3 घात है तो त्रिघात, 4 घात है तो चतुर्घात, इस टाइप से पूछा जाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि घात के हिसाब से रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो एक 1 पावर हो तो उस पावर को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और अगर 2 पावर होगी क्या होगा? तो 2 पावर में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 3 में क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे अपन चलेंगे। चलिए, अगर ये एग्जाम में आया था पिछले साल कि शून्य घात हो, कितने घात हो? शून्य घात, यानी 1 की पावर 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलिए समझते चलेंगे। एक क्वेश्चन जो 2 नंबर में हर साल आता है, इसको समझना है तो ध्यान से इसको देखेंगे। यहां पर जो है 2 लाइनें होगी, एक्स और वाई, और एक कर्व जो है ऐसे लाइन ऐसे जाएगी इसको काटती हुई। तो हमको ये देखना कि एक्स पर इसने कितनी बार काटा है। तो एक्स पे 1, 2 और 3 टाइम्स इसने काटा है एक्स पर। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3, यानी इसके जीरोस कितने होंगे? 3। ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब सोचो कितना सरल है। ऐसे एक एक्स और वाई लाइन दे दी अपने को, ये एक्स खींच दी और ये वाई खींच दी, और पूछ रहे हैं कि बताओ भैया ये जो है ये कितने शून्य के? तो देख के बताना है 1, 2 और 3 कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। ये शून्य कितने हो गए? इसके 3 हो गए। इतना सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं। अब अगर अपन पढ़ेंगे ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि 2 नंबर ऐसे फ्री में मिल रहे हैं अपने को? तो अगर ये 2 नंबर 3 नंबर अगर ऐसे लेने चाहते हैं इसको अपने को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एक कर्व ऐसे गया हुआ है, यहाँ पर कितनी बार कटा है? 1 और 1, 2। इसमें देखो, इसमें शून्य क्या जीरोस कितने हैं?
तो यहां पर देखो ध्यान से, खाली एक बार टच होकर निकल गया है, तो यहां टच होकर निकला है तो शून्य कितने होंगे, एक। वाई पे भी काटा है पर वाई को अपने को नहीं लेना है, ध्यान रखना, अपने को सिर्फ क्या लेना है, एक्स को ही अपने को लेना है कि एक्स पे कितनी बार वो काट रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो जो द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप अपने को समझना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, चलिए द्विघात समीकरण के मानक रूप को समझते हैं। तो यहां ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म और द्विघात का मानक जो समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से रटेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखना इसका, ये एग्जाम में 100% पूछते हैं, इसलिए इसको अपने को रटना है। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, कभी कभी जनरल फॉर्म भी बोल देता है, तो अपने को जनरल फॉर्म के हिसाब से भी इसको रट लेना। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में क्या पूछेगा, द्विघात का मानक, क्या पूछेगा, मानक समीकरण। और ये ध्यान रहे अपने को, क्या ध्यान रहे कि ये जो a इक्वल टू, जो a इज नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, मतलब a जो है 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ ये इतनी 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए हमको a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए आगे बढ़े, ये 100% लिखा हुआ, 100% आएगा ही सही है, तो है ना, इसको कोई नहीं रोक रहा है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, कुछ नहीं नाम रख दिए अल्फा और बीटा, कुछ भी, चलो कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस का बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी बटे, 100% आएगा, 100%, है ना। वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी अगर पास होना है तो, है ना, बीच में नहीं जा सकते, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब तो देखना पड़ेगी ना, तो इसको समझना बेटे, तो फेल हो जाओगे तुम लोग। चलो आगे समझते हैं इसको। ये तो हो गया अपना योगफल, क्या हो गया, योगफल। योगफल के बाद जो है हम इसका पढ़ेंगे गुणनफल, क्या पढ़ेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल हो गया अपना माइनस बी बटे, वैसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है वो समझना है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए फिर से समझते हैं इसको एक बार और, इंग्लिश वालों देखो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ, सम मतलब प्लस करना, एडिशन करना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी गुणा क्या होता है, तो अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, तो अल्फा डॉट होता है सी बटे, एक होता है माइनस बी बटे है, एक होता है सी बटे। बार बार रट्टा मान लो इसको, बी माइनस बी बटे सी बटे, माइनस बी बटे सी बटे, ऐसे इसको रट लो, क्योंकि एग्जाम में आना ही 100%। अगर तुम नहीं याद करोगे तुमको वहीं दिख जाएगा एग्जाम में, जब जैसे पेपर देखो यही दिखेगा तुमको। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जितनी घात हो उतने शून्यक होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे इक्वेशन देते हैं और पूछते हैं आप लोगों से कि भैया बताओ कितने शून्यक हैं, कितने जीरोस हैं, पिछले साल भी आया था इसमें का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको पूरा ध्यान से देखना है, इसको पूरे ध्यान से। यहाँ पर कितनी पावर है, 3 है, कितनी है, तो शून्यक भी कितने होंगे, 3। अगर 4 होते तो कितने होते, 4। जीरोस कितने होंगे, 3। अगर 4 पावर होती तो भी कितने होते, 4। ये अपने को समझना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो रहता है जिसमें पूछा जाता है कि मानक समीकरण कौन सा है। तो दो चर का मानक समीकरण पूछते हैं। दो चर में मानक समीकरण क्या होता है, a1x b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1। देखो 1 1 1 लगा हुआ है, अपने को a b c, एक के साथ x लगा दो, एक के साथ y लगा दो, इक्वल टू 0, बीच में 2 बार प्लस लगा दो, है ना, सिंपल। वैसे ही a b c, फिर इन पे प्लस लगा दो, 2 2 लगा दो, है ना, x और y लगा दिया, इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। इसको 10 बार लिख लेना, समझ में आ जाएगा, 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो ये हमारा मानक रूप है दो चर के रेखिक समीकरण का। किसका, दो चर के रेखिक समीकरण का मानक रूप ये वाला है, इसको अपने को रटना है अच्छे से, a1x प्लस b1y। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर। जनरल फॉर्म याद करना अपने को, सिंपल। ठीक है, इसके बाद 100%। चलो जैसे ही आप पेपर देखेंगे, सबसे पहले पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही होता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो एलसीएम एचसीएफ का होता है और दूसरा यही होता है। तो 3 कंडीशन अपने को याद करनी है। चलिए इनको याद करने का तरीका समझाता हूं आप लोगों को। तो इन 3 कंडीशन को देखना है। सबसे पहले a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। और तीसरी शर्त क्या कहती है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2।
अब इसको याद कैसे करें, सिंपल है, बार बार A1 B1 सारे लिख लेना, एक में शुरू में काट देना, एक में लास्ट में काट देना, यानी समझने वाली बात। देखो इसमें शुरुआत में कटा हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, और यहाँ पर लास्ट में कटा हुआ है, बीच वाला बराबर है, ठीक है। तो अपन समझते हैं इसको, जब ऐसा लिखा गया एग्जाम में तो हमको बोलना कितने कैसे हल है इसके, तो अद्वितीय हल है। कैसा है, अद्वितीय हल, ऐसा हल जिसके समान दूसरा हल नहीं हो, तो ऐसा एक अद्वितीय हल मिलता है इसमें, और इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन निकलता है, हल होता है, तो वो संगत होता है। कभी कभी एग्जाम ऐसा पूछते हैं कि इसका ये अगर अद्वितीय हल है तो संगत है क्या, संगत है, तो जिसमें भी हल निकले, क्या निकले, हल लिखने सॉल्यूशन हो, तो उसे हम बोलते हैं संगत हल। क्या बोलेंगे, संगत हल। और अगर संगत हल है ना, एक हल निकला है, तो जो रेखाएं होंगी देखो ध्यान से, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटे, कितनी जगह काट रही है, एक बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, तो अद्वितीय हल का मतलब होता है एक बार एक हल आ रहा है। तो अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होंगी, तो प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होगी, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है और काट रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, यानी इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक बार जो काट रही है, ठीक है। अगला समझते हैं दूसरा वाला, इसमें सब बराबर है। देखो पहले इसमें बराबर नहीं था, सारे बराबर है, इसमें लास्ट में बराबर नहीं, इतना ध्यान रखना है बस। तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, सब बराबर है। अगर सब बराबर है तो हल ही हल निकलेंगे भैया, सब मीटिंग करके बैठे हुए हैं और सब लोग बराबर हैं, तो सब मिलके एक सॉल्यूशन नहीं, हजारों सॉल्यूशन निकाल देंगे किसी समस्या के। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना, सब बराबर है तो अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत, बहुत सारे हल आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो मैंने बोला था आपको, हल हो तो संगत होता है। किसी भी चीज का हल निकलेगा क्या होगा, संगत। हल निकलेगा तो संगत, यानी कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट था, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। एक बात बताओ, अनंत हल निकल रहे, क्या निकल रहे, अनंत हल कब निकलते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ऐसे टच हो जाती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो ध्यान से देखो कितनी जगह पॉइंट टच हो रहे हैं एक दूसरे को, तो जितनी बार ये टच हो रहे हैं, जितनी बार ये क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा क्या निकलेंगे, उतने ही ज्यादा हल निकलेंगे। इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर है, तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसी रेखाओं को जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है उसको बोलते हैं संपाती रेखा। कैसी रेखा, संपाती, जिसकी एक पात है, एक समान है जो, तो संपाती रेखा इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर लाइंस। क्या बोलते हैं, कोलिनियर लाइन या कॉन्सिडेंट लाइंस, है ना। तो इसको अपने को समझना। अब लास्ट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी आखिरी वाला बराबर नहीं है। अब आप सोचो, अपन बैठक में बैठे कहीं पे और सबने कुछ बात कर ली और आखिरी में उसका कोई हल ही निकला, आखिरी में कोई बात जो है वो कट गई, एक लास्ट पॉइंट में सब आए और वो बात भी क्या हो गई, कट गई। तो अगर कोई बात आखिरी में कट गई तो उसका कोई हल कभी भी नहीं निकलता है, जिंदगी में कभी हल नहीं निकलेगा। सब लोग जो है पूरे दिन माथापोटी करे और आखिरी में जो है बात का कोई हल ही नहीं निकला, लास्ट में इनइक्वल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कोई हल नहीं है। कोई हल, और हल नहीं है तो संगत भी नहीं है। हल होता तो संगत होता, तो इसको क्या लिखेंगे, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे। और देखो दो इसकी लाइनें कैसे होगी, हल क्यों नहीं निकला, क्योंकि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन टकरा ही नहीं रही, जब तक टकराएगी नहीं हल नहीं निकलेगा। तो जैसे दो लाइनें जा रही हैं ऐसे, तो हल क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि दोनों समांतर हैं। क्या है, दोनों समांतर है, समांतर यानी पैरेलल लाइंस है। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। इसलिए अब समझ में आया, फिर से एक बार देख लो। शुरू वाले में कटा हुआ है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दूसरे वाले में सब बराबर है, तीसरे वाले में जो है लास्ट वाला कटा हुआ है। अगर ये कटे हुए हैं तो क्या होता है, तो पहले वाले में अद्वितीय हल होता है, हल होता है तो संगत होता है। और एक बार कटा हुआ एक बार हल निकला तो क्रॉस ऐसे लाइन होती है, तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड में बहुत सारे हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट भी होगा, संगत भी होगा, और रेखाएं कैसी होगी, एक के ऊपर एक संपाती होंगी। लास्ट में कटा हुआ है तो हल ही निकलेगा, हल नहीं तो असंगत हो जाएगा, रेखाएं हो जाएंगी समांतर, जो एक दूसरे को कभी भी नहीं कटेगी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। ये बहुत सिंपल आ गया, है ना, इसको समझते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, अगर पास होना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पास होना है भैया तो इतना पूरे साल नहीं पढ़े, तो अब इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इतना नहीं पढ़ोगे तो फिर अगले साल सप्लीमेंट्री में पढ़ना पड़ेगा। चलो समझो, कोई बात नहीं, समझते हैं यहाँ पर। तो समझने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 100% आया इसमें का क्वेश्चन, तो 100% क्या आता है, वो पूछेंगे, ऐसे इक्वेशन देंगे, है ना, दो इक्वेशन दे देंगे आपको, तो पूछेंगे इनके A1/A2 A1 B1 C1 कौन कौन है बता दो। तो जैसे इसमें A1 कौन है, तो 1 से 7 वाला A1 3, B1 कौन हो जाएगा 5 और C1 कौन हो जाएगा 2। चलो इसमें देखो आगे A2 कितना हो गया, दूसरी लाइन है ना, तो A2 कितना हो गया 8, B2 2 और C2 कितना हो जाएगा -8। चलो और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर से, A1 कितना है 3, A2 कितना है 5 और
सॉरी A1 कितना है 3, B1 कितना है 5 और C1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का, माइनस को साथ में लेना, माइनस का 3। यहां पर देखेंगे अगर बराबर के उधर आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे, पहले ये बराबर के इधर हुआ करते, देखो यहाँ पर सब जगह, अब ये उस साइड है तो अपने को चिन्ह बदलना पड़ता है। कैसे, यहाँ पर A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया माइनस का 3, और जब तुम C2 लिखने जाओगे तो C2 यहाँ पे प्लस का 3 था तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 3, उल्टा लिखना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कभी कभी सीधे पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं, दो इक्वेशन देते हैं, बोलते हैं कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल के बताओ, और आता भी 3 नंबर में बताओ। ये बिल्कुल सामान्य बात है, 3 नंबर में पूछ लेते हैं, बहुत बढ़िया अगर आ जाए तो। चलिए आगे बढ़े, तो अपन आते हैं, ये फार्मूला 100%, 100 क्या 1000% ये फार्मूला आएगा। तो इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को, इसके 2-3 नाम है। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, पहली बात। कभी कभी इसको बोलते हैं सूत्र विधि। क्या बोलते हैं, सूत्र विधि, इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य फार्मूला, फार्मूला मेथड। या तो इसको याद कर लो, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद करने की ट्रिक बताता हूं, फटाफट देखो याद कैसे होगा। तो अपन ने लिखा है x, अब सोचो आपके घर में कितने बल्ब लगे, 2 बल्ब लगे, 2 बल्ब लगे घर के अंदर, और कितनी एसी लगी हुई है, 4 एसी भी लगी हुई है ना। 2 बल्ब और अंडर रूट को घर समझ लो, कमरा समझ लो अपना, अंदर 2 बल्ब लगे हैं, 4 एसी लगी हुई है। और जैसे बाहर निकलो, जैसे घर से बाहर निकलो प्लस माइनस करके, तो 1 बल्ब और लगा हुआ है माइनस का, ये देखो माइनस बी, है ना। और पूरे घर का जो है 2 इन्वर्टर, ए से इन्वर्टर समझ लेना, तो 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं। कितना सिंपल है, देखो 2 बल्ब 4 एसी, घर के बाहर फिर 1 बल्ब लगा हुआ है, और सबको कौन चलाता है, 2 इन्वर्टर चलाते हैं। ऐसे अपने को इसको रटना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या है भैया, समझते हैं इसको। 1001% आएगा ये, है ना, इसको याद करना पड़ेगा। क्या है भैया, समझते हैं इसको। चलिए समझते हैं क्या है। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। डी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जरूर पूछेगा, 1 नंबर में आएगा इसे, 1001%। नहीं आएगा तो पेपर नहीं होगा, याद रखना, है ना। बोल देना राहुल सर ने बोला था कि ये नहीं आया तो पेपर नहीं होगा, तो मत देना पेपर, कोई बात, आ जाएगा, चिंता मत करो। तो डी का फार्मूला, डी मतलब दादाजी, याद करने का तरीका समझा रहा हूं। डी का फार्मूला वैसे तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर अपन इसको डी को बोलेंगे दादाजी। क्या बोलेंगे, दादाजी, याद तो करना पड़ेगा अपने को। तो दादाजी के कमरे में, दादाजी, ये कमरा दादाजी का, दादाजी के कमरे में 2 बल्ब लगे, कितने बल्ब लगे, 2, और ऐसी कितनी लगी है, 4। वीआईपी दादाजी, दादाजी हमारे बहुत वीआईपी है, तो उनके 2 बल्ब लगे और 4 एसी लगी हुई है। तो दादाजी के कमरे में क्या लगा है, 2 बल्ब और 4 एसी। याद रह जाएगा क्या, वेरी गुड, ठीक है। इसको रट्टा मार लो, आएगा 100% नहीं, 1000% आएगा ये, है ना। मजाक नहीं चल रही है यहाँ पे, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तुम लोगों ने, अब पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, 1-1.5 घंटा पढ़ लो, बहुत बढ़िया। चलो अब जो है दादाजी के जो फार्मूले है, इसमें जो है 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं, 3। क्या आती हैं, चलो तीनों समझते हैं। तो दादाजी के जो है, अगर हमने समझ लिया है फार्मूला, तो ये आता है भैया। चलो समझते हैं इसको भी, क्या है ये, सिंपल है बेटा, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा, कमेंट में बता देना मेरे को क्या समस्या है ना। पहली दूसरी वीडियो है ना, इसके पहले अपन ने बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है, इसलिए हो सकता है छोटी मोटी समस्या हो, धीरे धीरे और अपन उसमें सुधार करेंगे। चलो समझो, तो यहां पर देखना है अपने को 3 कंडीशन है। देखो, एक होता है डी बड़ा है 0 से, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान यहां आना चाहिए डी पे। डी बड़ा है 0 से, दादाजी के पास 0 से ज्यादा रुपये है। डी मतलब अपने दादाजी, प्यारे दादाजी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से क्या है, बड़े हैं। एक आएगा डी बराबर 0, क्या आएगा, दादाजी के पास कुछ भी नहीं है, डी बराबर, बेच दी सब जमीन उनने रोड के वाले की, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो दादाजी के पास क्या है, डी इक्वल टू 0, है ना। और डी छोटा है 0 से, यानी दादाजी के पास अब 0 से भी कम रुपये है, मतलब कर्जे में चलेगा दादाजी, माइनस में। अब इसका मतलब समझो, जब भी डी की वैल्यू 0 से बढ़िया है, डी की वैल्यू 0 से क्या है, बढ़िया है। अब इमेजिन करोगे दादाजी जो है अपनी जेब में पैसे लेके दुकान पे गए, कहां गए, दुकान पे, कचौरी समोसे की दुकान पे गए। तो दादाजी ने क्या करा, क्योंकि उनके पास 0 से ज्यादा रुपये हैं, 0 से दादाजी के पास क्या है, ज्यादा है, क्या है, तो दुकानदार क्या करेगा, एक समोसा देगा और एक कचौरी देगा। क्या देगा, ध्यान से सुनना, एक समोसा देगा और एक कचौरी देगा। इसका मतलब क्या है कि 2 मूल निकलेंगे, 2 रूट से निकलेंगे। क्या निकलेंगे, मूल यानी रूट्स, अलग अलग है ना, एक समान मूल नहीं है।
दो मूल तो है, दो रूट्स तो है, पर एक समान नहीं है। एक कचौरी एक समोसा अलग अलग, दो असमान मूल। क्या याद करेंगे इसको? दो असमान मूल मिलेंगे। ये दादाजी जाएंगे पैसे लेंगे, एक कचौरी मिले एक समोसा, मतलब दो असमान मूल। टू डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्लियर है? अब दादाजी के पास 0 रुपये है। अब कल गए थे तो दादा के पास 0 बड़ा था, 0 से ज्यादा पैसे थे दादाजी के पास, तो कचौरी समोसा मिल गए थे। पर आज जब दादाजी गए तो उनके पास 0 रुपये है। कितने हैं? कुछ नहीं है। तो दुकानदार के पास गए कि लाओ भैया कचौरी समोसा कुछ दे दो यार। तो अब दादाजी के पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने उधार मांगा। तो दुकानदार ने सोचा कल ये पैसे लेके ले गए थे, तो आज एक काम कर दो, अब इनको दे दो। तो उन्होंने फिर कचौरी समोसा नहीं दिया, 2 कचौरी दे दी, क्योंकि अब पैसे तो है नहीं, उधार में अब जो भी है सामने वाले की माननी पड़ती है। तो दादाजी ने बेचारे ने 2 कचौरी ले ली। क्या ले ली? 2 कचौरी, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, 0 थे। तो 2 कचौरी का मतलब क्या बताऊं? 2 समान मूल, 2 समान मूल, 2 कचौरी मतलब 2 समान मूल। पहले 2 अलग मूल थे, अभी 2 समान मूल है। समान रूट से, सेम रूट से 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा। क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स। इंग्लिश मीडियम क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स। ध्यान रखना है इसका। चलो आगे। डी छोटा है 0 से, डी छोटा है 0 से। दादाजी के पास अब 0 रुपए भी नहीं बचे। पहले पैसे थे तो कचौरी समोसा अलग अलग मिले थे, फिर 0 आए तो दोनों सेम मिले, कचौरी कचौरी। अब दादाजी के पास पैसे ही खत्म हो गए, माइनस में चले गए दादाजी। कायम चले गए, 0 से छोटे हो गए। तो अब बता, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कल तो उधार के लेके गए, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, माइनस में हो तुम, तो तुमको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए दादाजी को कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है कि कोई मूल्य नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। वास्तविक मूल्य होगा ही नहीं, तो वास्तविक मूल्य होगा ही नहीं। नो रियल रूट्स। क्या आंसर आएगा? नो रियल रूट्स। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे समझते हैं। देखो यहां पर सब लिखा है, दादाजी को कचौरी नहीं दी, भगा दिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो यहां पर फिर से देखो, अब सदा आता 1001% आएगा। देखो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा आपको समस्या होगी पढ़ने में, क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़ा है। अब एकदम से क्या पढ़ लोगे? पर आप इसको बार बार इस वीडियो को देख लो और पीडीएफ पढ़ लो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सेम टू सेम जो है क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। चलिए, तो एपी का मानक रूप, एपी का मानक रूप, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी कुछ नहीं होता है। क्या होता है? सिंपल। देखो पहले कि ए, फिर कोमा, ए प्लस डी, कोमा ए प्लस 2d, कोमा बोलो ए प्लस 3d प्लस, कोमा ए प्लस बोलो 4d, फिर से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस, वेरी गुड 5d। शाबाश, आ गया समझ में? ये मानक रूप होता है किसका? एपी का जनरल फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में। चलो सार्वंतर क्या होता है समझते हैं। सार्वंतर मतलब डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है? डी, डिफरेंस डी होता है a2 माइनस a1। क्या होता है? a2 माइनस a1। सिंपल है, कुछ नहीं है। डिफरेंस डी, a2 माइनस a1। चलिए अगला क्वेश्चन 2000% आता है, तो ये तो रुकता ही नहीं, आएगा इसे छपेगा तो एग्जाम में। क्या है फॉर्मूला? एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। कौन सी टर्म? nth टर्म। कौन सी टर्म? nth टर्म। क्या होता फॉर्मूला? सिंपल, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चलो मेरे साथ बोलो फटाफट, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 5 बार बोलो। कितनी बार? 5 बार। फटाफट बोलो 5 बार। an इक्वल टू a प्लस ऐसे बोल दिया 5 बार। 5 बार बोलो फटाफट, याद हो जाएगा। आएगा इसे याद तो करना पड़ेगा। चलो आगे देखो, ये जो n है ना बेटा छोटा बनाना, और ये n क्या बनेगा? बड़ा। ध्यान रखना, ये छोटा n, ये बड़ा n। लिखो तो याद रखना, चाहे जैसे मत लिख के आ जाना। एक फार्मूला होता है n पदों का योग, n पदों का योग, जोड़, n पदों का योग, यानी सारे n को जोड़ना है, सारे पदों को जोड़ना है। तो कैसे होगा? तो फार्मूला वो ये देखो, यहां से ध्यान से देखो, n वाला फार्मूले में ये यहां से तो n वाला फार्मूला ध्यान से देखोगे तो a प्लस n माइनस डी। अभी तो याद करा यार, इसके आगे सिर्फ 2 लगाना है। क्या लगाना है? 2 लगाना है, और n अपॉन 2 लिखना है। समझ में आ रहा है कि ना? फिर से देखो, अपने को ये वाला तो याद हो गया था, n माइनस 1d वाला। इसमें 2 लगा दो और ब्रैकेट बना दिया, यहाँ भी 2 लिख दो, ऊपर n लिख दो। ये बन गया Sn या S का फार्मूला, Sn या S का फार्मूला। चलिए इसके 3 फार्मूले। कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। समझते हैं क्या फार्मूला है 3 इसके, तीनों फार्मूले समझेंगे। चलिए ये तीसरा फार्मूला है, समझते हैं इसको भी। चलो समझते हैं, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर Sn के जो है हमारे 3 फार्मूले हैं, तो फिर से अपन समझते हैं इसको फार्मूलों को। भैया क्या है तीनों फार्मूले, तब तक कुछ पढ़ लो, रट लो, है ना। मैं इसको सेट कर लेता हूँ जब तक। चलिए देखो,
तो एस का एक फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर, याद करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला तो याद है अपने को एन का, इसमें 2 लगाना था, क्या लगाना था, 2 लगाना था, क्या लगाना था, 2 लगाना था, और एन अपॉन 2 ही लगाना था। ठीक है, एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा फार्मूला देखो, इस ए को मैं अगर हटा दूं तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एन होता है। फिर समझना, जैसे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, अंदर होता है 2a, तो a प्लस ए लिख देता हूं, चलो, प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, समझना इसको। ये यहां तक क्या है, ये यहां तक एन है ना, क्या है एन, तो फार्मूला क्या, ए प्लस एन, ये यहीं से नया नहीं है, इसी में से लिया हुआ है। देखो ध्यान से, एन ए प्लस एन, और इस एन को एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन को, एल। एक फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एल, एक हो गया ए प्लस एन, जो भी आ जाए, 3 फार्मूले रट लो इसको। चलिए अगला, एबीसी एपी में आया था क्वेश्चन, 100% आया था। फिर से देखो क्या है, अगर एबीसी एपी में है, एबीसी काय में है, एपी में, काय में है, एबीसी एपी में है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। देखो ए प्लस सी अपॉन 2, बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी अपॉन 2 सी। फिर से देखो यहां पर ध्यान से देखो, बी की वैल्यू कितनी है, तो ए और सी को जोड़ो, ए प्लस सी क्या होगा, बोलो, ए प्लस सी क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला भी पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारवंतर पूछते हैं कभी कभी, इनका सारवंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, सिंपल, इसमें से माइनस कर लो, 8 में 6 का कितने बचे, 2, कितने बचे, अरे सिंपल आएगा एग्जाम में, बता देना, माइनस करके बता देना, पीछे वाले में से आगे वाला करना, ध्यान आगे में से पीछे मत करके आ जाना, पीछे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से आगे वाला, बोल दो ऐसा 10 बार, ये लिखा हुआ है, बाद में से शुरू वाला, बाद में से शुरू वाला माइनस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, एपी का। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, देखिए समझते हैं फिर से, थोड़ा थोड़ा कठिन लगेगा, पर अगर पढ़ लिया, अगर पढ़ लिया तो आपका, आप पास हो जाओगे यार, क्या 1-1.5 घंटे में। चलो देखो फटाफट, यहाँ पे सारवंतर कितना है, तो 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2, डी कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, कितना आ गया, 2, तो इसमें से माइनस, किसी को भी किसी में से माइनस कर लो, पीछे वाले से आगे वाला करना रहता है। चलो अब कितने पद हैं इसमें, कितने पद हैं गिनना रहता है, कितने पद हैं, तो सिंपल, लास्ट वाला पद दे रखा है तुमको, उसमें भाग दे दो, 20 में 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 20 में 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आ गया, 10, है ना, मजेदार ट्रिक है ना। कितने पद है टोटल, लास्ट वाले को शुरू वाले से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना हो तो एन से कर लेना, एन के फार्मूले से हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी से, यहाँ पर एन की वैल्यू 20 रख देना, ए की वैल्यू 2 रख देना, एन माइनस 1, एन नहीं पता है, डी जो है 6 में से 4 गए, 2 ऐसे रख के भी कर सकते हो, है ना, जिनने पढ़ा उनको पता है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लो। 100% आएगा, 100% क्या आएगा, 100% ऐसे लिखा 2 4 6 8 ऐसे लिखा रहेगा, उसमें पूछेगा 10वां 12वां, तो आप फार्मूले लगाने मत बैठना, सिंपल से डायरेक्ट देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां क्या होगा, 8 और 2 10, छठा क्या होगा, 10 और 2 12, ऐसे जोड़ के 10वें पे पहुंच जाना, कहां पहुंच जाना, आंसर आ जाएगा, जोड़कर बता देना यार, सिंपल आएगा, सिंपल ही जोड़ के बता पाओगे, ऐसे ही आएगा, इसलिए फार्मूला मत लगाने बढ़िया ना, यहाँ पे सीधे बता देना, समझ में आ गया। चलो एक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ये जो थेल्स प्रमेय है ये एग्जाम में आएगी, ये थेल्स प्रमेय एग्जाम में आएगी, तो इसको याद करना पड़ेगा। चलो रट्टे इसको, क्या है ये समझते हैं, है ना, थेल्स प्रमेय क्या होती है, चलिए समझते हैं। तो सिंपल है, थेल्स प्रमेय कुछ नहीं है ना, थेल्स प्रमेय समझते हैं। चलो देखो थेल्स प्रमेय क्या है, जैसे ध्यान से सुनना, थेल्स प्रमेय क्या है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, थेल्स प्रमेय बोलती है कि एक त्रिभुज में, इसमें एक त्रिभुज में अगर एक भुजा के, ये त्रिभुज है हमारा, देखो यहां पर एक त्रिभुज है, इसकी कोई एक भुजा ले लो, उसके समांतर एक रेखा खींची, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची, एक त्रिभुज है, इस एक भुजा के समांतर क्या खींचा हमने, एक रेखा खींची, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ये रेखा खींची तो ये भुजा कट गई, देखो 4 कट गई, 1 2 3 4, तो इनके अनुपात बराबर होते हैं, इनके अनुपात क्या होते हैं, बराबर, कैसे समझो, देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ये बीसी एक रेखा थी, देखो ध्यान से, बीसी क्या थी, एक भुजा थी, रेखा थी, लाइन थी, साइड थी, इसके पैरेलल डी खींचा, क्या खींचा, डी, तो इनके जो भुजाओं के चारों अनुपात बराबर होते हैं, कैसे, एडी अपॉन डीबी, कैसे पढ़ेंगे, एडी अपॉन डीबी, देखो एडी अपॉन डीबी लिखा हुआ है, और एई अपॉन इसी, क्या होगा, एई अपॉन इसी, इसके बटे में वो, उसके बटे में, समझ में आ रहा है ना, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन एसी, यही बोला था थेल्स ने, क्या बोला था थेल्स ने, कि अगर कोई त्रिभुज है
उसके भुजा के एक पैरेलल समांतर एक रेखा खींची तो उनके भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको रट्टा मान लेना, समझे इंग्लिश वालों, समझना। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इंग्लिश में, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। रट लो, 2 नंबर में आएगी, रट्टा मार लो, 2 नंबर में आएगी। देखो क्या है, समझो, है ना, इसको समझना है। कहां पे लिखा हुआ है इसको देखते हैं, चलिए नीचे लिखी हुई होगी, ये यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखी हुई, बढ़िया। ये डायग्राम बनाना है अपने को, ध्यान रखना है इसका। चलो समझते हैं इसको भी क्या है। चलो देखो क्या लिखा है, इफ ए लाइन ड्रॉन, इफ ए लाइन ड्रॉन, इफ ए लाइन ड्रॉन, एक लाइन हमने खींची पैरेलल टू वन साइड। इफ अ लाइन ड्रॉन, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल, देन तब क्या होता है, द अदर टू साइड डिवाइडेड, अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशो, डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कैसे, ये आपका ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन खींची, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, तो जो अदर साइड की जो दो आपके जो पार्ट्स होंगे ये सब क्या होंगे, ये जो है आपके इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, समझो, AD अपॉन DB, देखो AD अपॉन DB, फिर से AD अपॉन DB। सवाल भी आएगा 2 नंबर में इसका, वो बताऊंगा। AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, है ना, एक सवाल भी है इसका ऐसा, तुमको ध्यान हो तो ऐसा एक सवाल भी है ऐसे। यहाँ पे 1.2 लिखा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा 3, यहाँ पे 5, तो इसके अपॉन में, इसके अपॉन में करके सवाल 3 नंबर में आता है। ऐसा एक सवाल है, वो भी कर लेना तुम लोग याद से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीक गणितज्ञ का नाम क्या है, तो ग्रीक का जो गणितज्ञ था उसका नाम था थेला नहीं था, क्या था, थेल्स था। हाँ भूल मत जाना, थेल्स गुरु था। थेल्स क्या था, गुरु। कब पैदा हुआ था, 624, 4 + 2 6, है ना, मजेदार। 4 + 2 क्या होता है, 4 2 6, 4 और 2 6, ये तब पैदा हुआ था BC। 4 to 624 BC पैदा हुआ था। इसका छात्र कौन है, पाइथागोरस। चेला कौन है इसका, थेल्स का चेला पाइथागोरस, पाइथागोरस का गुरु थेल्स, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आता है हर साल 1001% आता है ये, ठीक है, समझना है क्या आता है। चलिए समझते हैं क्या आता है, देखते हैं। चलिए देखिए, समरूपता की शर्त, काय की शर्त, समरूपता की शर्त। बहुत सिंपल शर्त है, कुछ भी नहीं है। समरूपता की शर्त में आपको बताना है कि दो कोई आकृतियां होती है वो समरूप यानी बराबर कैसे होती है। तो बराबर कैसे होती है समझना, जैसे ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल के कब बराबर होगा, तो देखो क्या क्या, एक साइड, दो साइड, तीन साइड होती है, तीन एंगल्स होते हैं, है ना, याद रखना। तो पहला क्या होगा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों साइड बराबर हो जाए, तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप, यानी एक जैसे समान रूप में दिखेंगे। एक देखेंगे तो एक जैसे दिखेंगे, जैसे ताजमहल बड़ा होता है, एक छोटा ताजमहल होता है, दोनों देखते हैं दिखते सेम है, उसी को समरूपता बोलते हैं। तो समरूपता में जो है, सिमिलरिटी में यही बताना है कौन कौन से, ऐसे ऐसे यानी भुजा भुजा भुजा, फिर ऐसे सांस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, फिर क्या होगा, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, और कोण कोण, दो कोण भी हो तो बराबर। इनका कहने का मतलब है कि 3 साइड बराबर हो, 2 साइड और एक कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो चार जो है, ये जो चार जो है, ये चारों जो भुजाएं हैं, चारों जो नियम है, इससे जो है कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। याद रखना, इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो सिमिलर की 4 कंडीशन है, ऐसे इसको अपन याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट लिख के आ जाना, रट लो इसको भी अच्छा बढ़िया तरीके से, है ना। 2 ट्राइंगल को समरूप बताने की ट्रिक्स हैं ये। चलिए आगे, ये अगर रिक्त स्थान में 1000% छपेगा, ये छपना है, रट लो, छपना ही है, जो बोल रहा हूं सब छपेगा, ये दिखेगा तुमको। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, इंग्लिश में बाद में, वो पहले हिंदी मीडियम, ठीक है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सारे वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सारे वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सारे समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चैप्टर ही समरूप है, लिखना भी समरूप है, कुछ नहीं है। देखो सारे वर्ग भी समरूप, सारे समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इंग्लिश में समझो बेटा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल क्या सिमिलर, देखने में सारे सर्कल, देखो ये सर्कल है और ये सिमिलर है क्या, नहीं है, बिल्कुल है। तो सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे स्क्वायर भी क्या होते हैं, ये ऐसा स्क्वायर बन गया, एक और बन गया, सारे स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
और ट्राइंगल कौन सा सिमिलर होता है? तो इक्विलेटरल। कौन सा? इक्विलेटरल, जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल, वो क्या होता है? सिमिलर होता है। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे आगे बढ़े। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर में आया था, बताओ ये सड़ा क्वेश्चन कितने नंबर में आया था? 2 नंबर में आया था। 2 नंबर। अब सोचो ऐसे 2 नंबर फ्री में बांट रहे हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन देखा था कि शून्य बताओ, वो कितना सिंपल था, उसमें भी 2 नंबर मिल गए फालतू के, है ना, फिर भी बच्चे करते नहीं है। ऐसा था ना, याद करो, ऐसे एक्स और ऐसे वाई, रिविजन में हो जाएगा। बताओ कितने शून्य के, बताओ जीरोस कितने? हाँ 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 हाँ, कितने बताओ ना? 1 2 और 3, 3 शून्य के। कितने शून्य के? 3 शून्य के। चलिए आगे बढ़े। अब ये पूछ रहा है कि 2 समरूप आकृति के नाम बताओ। एग्जाम्पल दो जो समरूप होती। अभी हाल तो पढ़ा, कौन कौन सी होती? वर्ग होती, स्क्वायर होता है, समरूप होता है। कैसे भी देख लो, इधर से उधर से कहीं से भी देखो समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, कहीं से भी देखो क्या होता है? समरूप होता है, सिमिलर होता है। और वृत्त भी क्या होता है? सारी रोटियां एक जैसी तो दिखती है, वृत्त भी क्या होता है? सिमिलर होता है। और कितने नंबर में पूछ लिया था? 3 नंबर। बताओ ऐसी सड़ी बात 3 नंबर पूछी, और ये भी बच्चे लिख के नहीं आए मैथ्स में। बताओ, क्योंकि बैठते नहीं है ना मैथ्स में, डर लगता है। 2-3 बार वीडियो देख लोगे सिंपल लगने लगेगा, शुरू बार में बोर भी होगा, समस्या होगी, ऐसा लगेगा कि यार, है ना, मतलब मन नहीं करेगा पढ़ने का। पढ़ लो भैया, 2-3-4 बार देख लो, पास हो जाओगे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा? मजा नहीं आया पैसे वापस। हाँ सही बात है, मजा नहीं आया तो पैसे वापस। अगर ये इसमें का पेपर इसमें से नहीं आया तो पैसे वापस, ठीक है? चलो, है ना, पैसे वापस कहाँ मांगोगे? व्हाट्सएप पे मांग लेना, ठीक है? सबके खाते में डाल देंगे 10-10 रुपए, चिंता मत करो, है ना, चॉकलेट खा लेना। चलिए, कभी कभी आता है, क्या आता है देखो, y एक अक्ष का समीकरण। किसका समीकरण? एक अक्ष का समीकरण। एक अक्ष का समीकरण पूछते हैं तो एक अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0 है, सिंपल। एक अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, तो फिर y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0। उल्टा पुल्टा कैसा है? उल्टा पुल्टा कार्यक्रम है। x का y, y का x कैसे? एक अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0। इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ एक एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी? x इक्वल टू 0, है ना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु ओरिजिन क्या होता है? 0-0 होता है। मूल बिंदु ओरिजिन क्या होता है? 0-0 होता है। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? कभी कभी पूछते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक बताओ। ये एक्स लाइन है, इस पे कोई निर्देशांक क्या होगा? वो x,0 क्या होगा? वो उसमें x तो होगा, y नहीं होगा ना। सोचने वाली बात है, एक्स लाइन पे y कहां से आएगा? और y लाइन पे x नहीं आएगा, इसलिए क्या होंगे? एक्स अक्ष के क्या होंगे? x,0। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x,0। और y के क्या होंगे? 0,y। y के क्या होंगे? 0,y। चलिए आगे समझते हैं। देखो एक्स के निर्देशांक को जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा है 3,4। क्या लिखा है? 3,4। और पूछा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? तो एक्स अक्ष वाले को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और कोटि, है ना, भुज और कोटि। बोलेंगे फटाफट बोलो, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि 10 बार। भुज कोटि, 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 ऐसे याद हो जाएगा। भुज और कोटि। क्या हो गया? भुज और कोटि। एक्स को भुज, वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। वेरी गुड, भुज कोटि। क्या बोलेंगे? भुज और कोटि। इंग्लिश 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 इंग्लिश। एक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट। एक्स वाले को बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिसा। सॉरी ज्यादा लंबा हो गया ना, इसलिए एक्स वाले को बोलेंगे एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट। तो अपन पढ़ेंगे एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा क्या? एब्सिसा ऑर्डिनेट। एक्स वाले को एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट। चलिए समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जरूर आएगा ही आएगा। क्या यार, सारे वही हैं, बिल्कुल आने वाले ही हैं सारे क्वेश्चन आने जैसे। यार क्या करें, सब पढ़ने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आएगा इससे 2 नंबर में, बहुत सिंपल है ये। चलो समझते हैं। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी भैया। आजकल जमाना क्या है, बिना पढ़ा लिखोगा तो बचेगा ही नहीं। चलो फिर से समझो इसको। दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र, दूरी निकालने का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। कैसा होता है? सिंपल, अंडर रूट, है ना। मेरे साथ लिख, एक कॉपी पेन लेके लिखो भी सही। लिखोगे ना तो जल्दी जल्दी समझ में आए, फटाफट लिखो। क्या लिखेंगे? पहले रूट बनाया रूट, तो अपन लिखेंगे x माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स। क्या लगा दो? प्लस बीच में ये, और y माइनस वाई। क्या लिखोगे? y माइनस वाई। यहां लिख देते हैं साइड में, x माइनस एक्स प्लस y माइनस वाई। और 21 21 2 1 2 1, 21 और 21 लिखना है, 2 1 2 1। ये फार्मूला बन गया। इसको सीधे याद रख लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1।
कौन सा फार्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, याद रह जाएगा। रट्टो अभियाल, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बीच में लगाना है प्लस और लगा देना है रूट। ये बन गया हमारा फार्मूला। चलिए आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक फार्मूला होता है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। बिल्कुल सिंपल है, इसको याद करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए समझते हैं, मैं एक मस्त ट्रिक बताता हूं तुमको। चलो मस्त ट्रिक क्या है देखो जरा। मस्त ट्रिक ये है कि इस फार्मूले को रटने के लिए पूरा ध्यान जो है बोर्ड पे देना। देखो ये फार्मूला याद करना अपने को, है ना, सिंपल। देखो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, कोमा लगाया, ब्रैकेट लगाया, कोमा, mx प्लस mx, क्या बोलो? mx प्लस mx, my प्लस my, my प्लस my, mx प्लस mx, my प्लस my, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, mx प्लस mx, my प्लस my, m1 m2। अब एक मैजिकल नंबर 12 21, नंबर क्या है? 12 21, 12 21, देखो 12 21, 12 21, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 12 21 कर लेना, इसको गलत ले, 21 आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बार लिखो फटाफट, कॉपी पेन उठाओ, लिखो, लिखो mx प्लस mx, लिखो mx प्लस mx, लिखो, लिखो जल्दी लिखो, उधर लिखो my प्लस my, लिखो my प्लस my, अपॉन लगाओ, लगाओ जल्दी जल्दी, अपॉन लगाया। चलो नीचे लिखो m1 प्लस m2, दोनों लिख दो, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। नंबर क्या है? 12 21, 12 21, ठीक है, 12 21, 12 21 याद रख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया फार्मूला याद, सिंपल था। चलो आगे बढ़े। अगला फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। पूछेगा ये भी 100%, 101% आएगा। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। m1 m2 गायब हो गए, देखो छूमंतर हो गए, m1 इसमें m1 m1 सब थे ना, गायब कर दो इनको, तो ये फार्मूला बन जाएगा। m1 प्लस m2 गायब कर देंगे तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कोई बीच में बिंदु, जैसे ये एक बिंदु यहाँ है a, जिसको x1 y1 है, b क्या है x2 y2, बीच में क्या है p, है ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कैसा कि यहाँ पे लिखा है 2,4 और वहां पे लिखा है 6,8, बीच वाला मध्य बिंदु निकालो। कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, कितने हो गए? 6 और 2 8, आधा करो, 6 और 2 8, आधा का, तो ये 4 हो गए, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, तो इसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या गए? 4,6, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति बातें चलिए समझते हैं क्या है, याद करते हैं इसको भी, सिंपल है। लाल बटे कक्का तैयारी हो गई से तुम लोगों ने एग्जाम बैठे होंगे तो क्लासों में। चलो समझते हैं क्या है। चलिए ध्यान से देखना, सबसे पहले अपनी कॉपी उठाओ और लिखो लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे? लाल LAL बटे KKA, क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का, क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख लो, लिखा। अब क्या लिखना है? ध्यान से देखो, क्या लिखना है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, अपने को लिखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। कैसे लिखना है? देखो यहां पर ऐसे लिखना है, साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट, और लिख देना लाल LAL KKA। अब देखो फार्मूला बनाना सिखाता हूं, सीधे फार्मूला बनेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे बनेंगे फार्मूला समझो, देखो ध्यान से, ये यहां पर लिखा है। अब मुझे साइन का फार्मूला चाहिए, काय का फार्मूला चाहिए? साइन का। तो साइन की जगह क्या लिखा है? L और K, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा? देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। वैसे ही कॉस बीच वाला, ये कॉस, तो कॉस हो गया A बटे K, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण। वैसे टेन का क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, L अपॉन A, तो लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा, तो कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कोट का आधार बटे लंब। तो लाल बटे कक्का से आपका पूरा हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम, साइन क्या है? पागल है, पागल है, साइन क्या है? पागल है। P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन तो पागल है, साइन तो पागल है ना। और कोस बेंडा है, तो कोस को याद रखेंगे, बेंडा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन पागल बेंडा दोनों है, तो टेन का क्या हो जाएगा? पागल अपॉन बेंडा, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे याद रख लेंगे, साइन पागल, कोस बेंडा, बेंडा है, और
10 पागल और बिंडा दोनों है, ऐसे इसको रट लेना। ये 6 फार्मूले आपके याद कर लेना, एग्जाम में आएंगे जोड़ी के अंदर। अब अगले फार्मूले अपॉन वाले, तो अपॉन वाले फार्मूला सिंपल है, देखो ध्यान से। साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक, तो साइन के नीचे कौन है? कोसेक। तो कैसे लिखेंगे? मान लो साइन का लिखना है तो साइन का क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन, वैसे देखो कोस क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, वैसे टेन हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए इसका उल्टा। कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन, सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कोस, और कोट का हो जाएगा 1 अपॉन टेन। तो ये सारे फार्मूले यहाँ पे अपॉन वाले भी आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। लगभग हो ही गया है और थोड़ी सी बची है, चलिए समझते हैं अब। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, साइन और कोसेक इक्वल टू होता है 1, यानी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, एक के नीचे एक वाले जो है उनके मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। साइन इंटू कोसेक होता है 1, कोस इंटू सेक भी 1, और टेन इंटू कॉट भी 1 होता है। देखो कैसे, साइन इंटू कोसेक कितना होता है? 1, कॉस इंटू सेक 1, और टेन इंटू कॉट भी क्या होता है? 1, यानी ऊपर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, याद रखना। ये भी एग्जाम में आता है, ये पता नहीं क्यों छपता है, हर साल आता है इन दोनों में इसको एक फार्मूला, इसको रटो ध्यान से सोचो। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो कोट क्या होगा? उल्टा होगा, तो कोट होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक जोड़ी में जरूर आता है ये, है ना, जोड़ी में आता है, ध्यान रखना, इसको रट लेना। जोड़ी में आएगा, लिख देता हूं मैं जोड़ी, है ना, याद रखना इसको, जोड़ी में आता है उल्टा पुल्टा, इन दोनों को याद कर लेना। चलिए आगे, अब सबसे जो खतरनाक सवाल होते हैं वो इन फार्मूले में बच्चे डरते हैं। इन फार्मूलों का भी बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। स्क्वायर वाले फार्मूले, है ना, स्क्वायर वाले फार्मूले याद नहीं होते ना, मालूम है मेरे को, बहुत लफड़े हैं उनमें, तो याद करना भी नहीं अपने को, बिना याद करे समझेंगे अपन इसको। अब बिना याद करे कैसे समझेंगे? देखो जरा ध्यान से देखना, यहां लिखा है साइन कॉस टेन, क्या लिखा है? साइन कॉस टेन, नीचे क्या लिखा है? कॉसेक सेक कॉट, 6 लिख दिए अपन ने। अब फार्मूला बनाना सीखो। तो ये जो दोनों हैं दोस्त हैं, ये दोनों कौन है? दोस्त, हमने दोस्त बना दिया इनको। ये वाला और ये वाला भी क्या है? दोस्त है, याद रखना। ये कॉसेक जो है कोट का क्या है? फ्रेंड है, दोस्ती याद रखना है। और सेक किसका फ्रेंड है? टेन का। यहां पर दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस लिख दिया। फिर से एक बार और समझो, साइन कोस का दोस्त है ना, कोसेक कोट का दोस्त है, और सेक टेन का दोस्त है। दोस्ती अगर याद रहेगा ना तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही जोड़ी सही निकल जाएगी। कैसे? देखो ध्यान से देखना, ये दोनों माइनस के, अब मेरे को फार्मूला बनाना है। तो फार्मूले, ये दोनों दोस्त है मुझे पता है, तो कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये बन गया फार्मूला, ठीक है। अगला देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो जरा, ये दोनों साइन और कॉस का 1 होता है, कोसेक और कोट का भी क्या होता है? 1। कोसेक और कोट का क्योंकि माइनस है तो माइनस लेना, 1 होता है। तो बताओ सेक और टेन का भी क्या होता है? 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुमको मान लो फार्मूला याद नहीं है, फार्मूला किसी को याद होता भी नहीं है मान लो, तो उस फार्मूले को अगर याद नहीं है तो कैसे उसको अपन एग्जाम में सही करें? तो सिंपल है, देखो सोचो, इस बात को ध्यान से सोचना, इस बात को बिल्कुल सही निकलेगा। कैसे? साइन का दोस्त कौन है? कोस है, और कोसेक का दोस्त कौन है? कोट है। वहां से दोस्त ढूंढ लो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों समझते हैं, चलो देखना ध्यान से। एग्जाम में जोड़ी में के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आंसर क्या होगा? अब अपने को तो फार्मूला तो याद ही नहीं है, कैसे? तो सेक का दोस्त याद है मुझे, तो ध्यान से मैं इसको देखूंगा कि यार सेक सेक, ये रहा सेक, सेक का दोस्त तो टेन है। सेक का दोस्त कौन है? तो जोड़ी में सेक पे जो टेन वाला मिल जाए सीधे उसको मिला देना, तो इसका दोस्ती से हमारी जोड़ी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। 3 नंबर आएंगे इसके, बस अगर तुम दोस्ती याद कर लो। कितने नंबर? 3 नंबर के। साइन का दोस्त कोस, सेक का दोस्त टेन, और कोसेक का दोस्त कोट, वहां मिला लेना, आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में 100% आता है, ये वाला 100% आता है ना, समझे इसको? चलिए समझते हैं, 100% आता है, देखेंगे क्या आता है भैया। चलो देखो ध्यान से, 10 45 कितना होता है? 1। 10 45 1, 10 45 1, बोलो 10 बार। 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1। ये ऐसे याद हो जाए, जैसे जोर से बोलो जय माता दी, आ जाता है मुंह पे, जोर से बोलो जय माता। जैसे 10 45 तो 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ऐसा रट्टा मार दो, 10 45 1, 10 45 1। 10 60 कितना होता है? √3। 10 60 कितना होता है? √3। 10 60 कितना होता है? √3। वैसे 10 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3। याद नहीं रहता है, लिखा हुआ है, ध्यान से याद कर लेना। फिर से मेरे साथ रिवीजन करो, चलो
10 45 1, 10 45 1, 10 60, 10 60 √3, 10 60 कितना होता है, और 10 30 कितना होता है, 1/√3, 10 30 कितना होता है, 1/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं, भैया रोक देना वीडियो। चलिए परिभाषा आ गई है, अब रोक दी क्या? चलिए अब अगला आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण की परिभाषा सिंपल है, बहुत सिंपल, बढ़िया है ना, समझना है इसको, ये आती है 2 नंबर में हर साल 100% उन्नयन उन्नयन दृष्टिकोण है ना, लाइन ऑफ साइट इंग्लिश में, हिंदी में, पहले हिंदी में समझाओ फिर इंग्लिश में, ठीक है। चलिए समझिए, तो जैसे जैसे कि अपन यहाँ पर अपन बैठे हैं जमीन पर कहीं, और ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर कोई चीज पड़ी हुई है, यहाँ से अपन उसको देख रहे हैं, यहाँ से उसको क्या देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं अपन उसको सामने, तो यहाँ आंख है अपनी, है ना, आंख है, और यहाँ पर कोई चीज पड़ी हुई है, तो ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इस लाइन को? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब दृष्टि मतलब देखने की, तो आंख से उस वस्तु को जो देख रहे हैं अपन, आंख से जो भी वस्तु उसको देख रहे थे, यहाँ से सीधी एक लाइन की जो वस्तु पे और आंख पे, वस्तु पे और आंख पे, तो जो लाइन बनेगी उसे बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसका परिभाषा कैसे बोलते हैं? तो प्रेक्षक यानी आंख, प्रेक्षक यानी आंख, तो आंख और वस्तु के बीच, आंख और वस्तु के बीच सरल रेखा, आंख और वस्तु के बीच आंख और वस्तु के बीच, आंख और वस्तु के बीच सरल रेखा, सरल रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती। सिंपल लिख देना एग्जाम में, प्रेक्षक और वस्तु, आंख और प्रेक्षक एक ही बात होता है, देखने वाला या आंख, ठीक है। इंग्लिश में देखो, द लाइन बिटवीन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन, स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन, तो सीधी लाइन किसके बीच में? बिटवीन यानी बीच में, आई एंड ऑब्जेक्ट, आई एंड ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जिसको देख रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन किसके बीच में होती है? आई और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे हम नॉन एज कैसे जानते हैं? लाइन ऑफ साइट। कैसे जानते हैं? लाइन ऑफ साइट। कैसे जानते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो इसको एग्जाम में लिखने, ये डायग्राम भी बनाना है ऐसा, ऐसा एक, ये हो गया आपका, यहाँ पे आंख है और यहाँ पर वस्तु पड़ी हुई, इस पे एक लाइन खींचेंगे ऐसी, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऐसे इसको डायग्राम को देख लेना, समझ लेना, एक दो बार बना के देखना, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका उन्नयन कोण, अगला जो है वो है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है? चलिए उन्नयन कोण समझते हैं, ये आएगा एग्जाम में इस बार, ये आने का है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से अपन समझेंगे। चलिए उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण समझेंगे। उन्नयन कोण बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो उन्नयन कोण जो है समझते हैं हम, उन्नयन कोण की परिभाषा। अब सिंपल सा उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये चीज पड़ी हुई वस्तु है ये ऊपर, और ये देखने वाला, ठीक है। ये अभी हाल पढ़ी अपन ने, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ये भी हाल पढ़ी, देखने वाले और वस्तु, वस्तु और देखने वाला आंख, आंख के बीच की रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन है, ये इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक एंगल बनता है क्षैतिज रेखा के ऊपर, और इसका एक रिफ्लेक्शन ऐसे अपने को बनाना है, ऐसे ऊपर भी ये एंगल यहां बनता है, वो ऊपर भी बनता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर अगर मेरा मुंह ऐसे ऊपर है तो उन्नयन कोण, हम अगर ऐसे खड़े हैं तो हमारी आंख से सीधी एक लाइन जा रही है, ऐसे एक सीधी लाइन, जिससे है ना, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? आंख से एक लाइन की जो सामने बिल्कुल सीधी, जिसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा है। अब मैं इसके ऊपर देख रहा हूं ऐसे, तो मेरी आंख जो है किसी चीज को देख रही है, तो वो हो गई लाइन ऑफ साइट यानी आपकी दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, क्या फिर से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। पर कब कहते हैं? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, क्षैतिज रेखा नीचे है, दृष्टि रेखा ऊपर है, तो जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के कहां बन रही है? ऊपर बन रही है, तो उन्नयन कोण होगा। अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण मतलब अपन उन्नयन ऐसे कर रहे हैं, अवनमन नीचे देख रहे हैं, ऊपर अवनमन, उन्नयन अवनमन, नमन मतलब नीचे झुकते हैं ना, उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है? अवनमन कोण में होता है कि क्षैतिज रेखा ऊपर होती है और हमारी दृष्टि रेखा कहां होती है? नीचे, क्योंकि अब नीचे देख रहे हैं। तो वापस से क्या बोलेंगे कि क्षैतिज रेखा और
दृष्टि रेखा के बीच कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण। जब जब क्या, जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के नीचे हो, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे हो, तो अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। नीचे देखेंगे तो अवनमन, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। चलिए इंग्लिश में समझिए इसको, है ना, फिर से समझना। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी क्या कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जब मैं उसको ऊपर देखता हूं तो एक लाइन और बनती, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। फिर से, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। when horizontal line is below of line of sight, या when line of sight is above on horizontal line, यानी horizontal line से ऊपर है कौन? line of sight। इसका उल्टा, the angle between horizontal line and line of sight, नीचे देख रहे हैं, the angle between horizontal line and line of sight, when line of sight is below यानी नीचे, below horizontal line, मतलब लाइन ऑफ साइट ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल के ऊपर हो तो एंगल ऑफ इलिवेशन, और अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझो इसको, ठीक है, रट लो इसको। एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट कहां है? अबव हॉरिजॉन्टल लाइन, जो चीज पड़ी हुई है वो ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के कहां है? ऊपर है। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट जो अबव लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर उसमें बोलेंगे आप किसमें, सीधा आप एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो अबव की जगह बिलो आ जाएगा। सिर्फ एक वर्ड बदलना है, अबव की जगह बिलो लिखना है। हिंदी में क्या होगा देखो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण, जब वस्तु चीज क्या बढ़ी है? क्षैतिज रेखा के ऊपर, तो कौन सा कोण? उन्नयन कोण। और ऊपर की जगह नीचे लिख दोगे, क्या लिख दोगे? नीचे, तो कौन सा कोण हो जाएगा? अवनमन कोण हो जाएगा। चलो समझो, अवनमन कोण भी आ रहा है आगे। ये रहा अवनमन कोण की परिभाषा, ये देखो, और डायग्राम ऐसा बनाना है यहां से। चलिए समझते हैं वापस से, फिर से देखो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम साथ में देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी नीचे देखेंगे तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन कब ऑब्जेक्ट इज बिलो, पहले अपन ने लिखा था अबव, अब लिखा है बिलो। सिंपल है, कुछ नहीं है, ऐसा डायग्राम बना लेना। ये अपना ट्राइंगल हो गया, ये देखने वाली जगह, ये चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, सॉरी यहाँ पे आंख है और यहाँ पे चीज नीचे, चूंकि नीचे देख रहे हैं तो एक लाइन ऐसे बनाना है, मतलब ऐसे जेड बनाना और ऐसे लाइन खींचना, एक एंगल यहाँ बनाना, एक एंगल यहाँ बनाना, ठीक है। और इस पे दृष्टि रेखा लिख देना, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेना, इसको रट लेना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हर साल आता है, 1001% आता है। ये क्या पूछते हैं बताते हैं, वो सिंपल है। क्या पूछते हैं समझते हैं इसको, कैसे पूछा जाता है भैया देख लो। तो ध्यान से देखो भैया, है ना, थोड़ा सा शांति रखनी पड़ेगी, वीडियो थोड़ा लंबा है पर देखना जरूरी है। अगर नहीं देखोगे तो पास होने में दिक्कत आएगी। अब पूरे साल नहीं पड़ेगा, अब तो कर लें अपन। चलो देखो, वापस से आ जाओ, फोकस करो, है ना, चाय पीने भी नहीं आना, यही बैठ के देखना है। चलो समझो क्या है, 45 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 45 पे। जैसे कोई चीज को अपन देख रहे हैं 45 डिग्री पर, यहाँ पर बैठे हैं या देख रहे हैं, क्या कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो उसकी ऊंचाई और उसकी छाया बराबर होती है। ऊंचाई और छाया क्या होती है? तो 45 डिग्री पर किसी भी चीज की ऊंचाई और छाया क्या होती है? ये छाया और ये ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो छाया इक्वल टू हो जाए। एग्जाम में कभी कभी आता है कि जब दूरी और छाया, ऊंचाई और छाया बराबर हो जाए तो कितने डिग्री का एंगल होता है? तो 45। क्या लिखेंगे? हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाए। हाइट क्या हो जाए? ये हाइट और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए कब? 45 डिग्री पर। हाइट और शेडो यानी छाया भी क्या हो जाए? 45 डिग्री पर। तो कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, है ना, कि इसका एंगल कितना आता है। वो बोलते हैं कि जिसकी हाइट और छाया बराबर है, ऐसा खंबा है जिसकी हाइट और छाया क्या है? बराबर है, तो एंगल कितना था? एंगल 45 डिग्री। ठीक है, चलिए। एक ही केंद्र वाले वृत्तों को क्या कहते हैं? दो वृत्त हैं जिनके केंद्र एक ही है, मतलब ऐसे दो सेंटर है, एक सेंटर है और दो सर्कल है उसी के, किसी सेंटर से दो सर्कल बना दिए, तो ऐसे सर्कलों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। इंग्लिश में से बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। दो सेंटर है ना, तो कोसेंट्रिक सर्कल। चलिए, ये एग्जाम में आएगा 1001%। अगला क्वेश्चन क्या आएगा देखो, समझो इसको। चलो आगे बढ़ो,
देखते हैं क्या आएगा भैया। 3 तरह की लाइनें हैं, समझना है, बस खत्म होने वाला है ना, समझना। चलो देखो, बहुत सिंपल है भैया, समझते हैं इसको। ठीक है, देखो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, वृत्त एक, और वृत्त के पास से कहीं लाइन गुजर जाए, ऐसे लाइन चली जाए ऐसे, तो जो टच नहीं हो रही उस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेप्टिंग लाइन, यानी अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। चलिए अगला, एक सर्कल है, वापस से सर्कल के आर पार निकल गई, सर्कल क्या निकल गई? आर पार, और 2 जगह काटा है, एक यहां पे काटा और एक यहां पर काटा है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट। 2 बिंदुओं को, 2 पॉइंट्स को काट दे, 2 बिंदुओं को काटे, 2 पॉइंट्स को काटे, 2 बिंदु को काटे, 2, उसे हम बोलते हैं सीकेंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे छेदक रेखा। छेद कर दिया उसमें, सर्कल में क्या कर दिया? ऐसे छेद कर दिया, 2 छेद है, 2 बिंदु पे काट रहा है, तो 2 बिंदु पे काटने वाली रेखा का नाम है छेदक रेखा। एग्जाम में पूछेगा कि बताओ 2 बिंदु पे काटने वाली रेखा का नाम क्या है, पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। चलिए अगला, अगला है अगर सर्कल इस पर टच करके निकल जाए। क्या करके निकल जाए? ऐसा सर्कल है, अब काट भी नहीं, बस एक छोटा सा टच करके निकल जाए, तो टच करके निकल जाए, है ना, क्या निकल जाए? टच करती है, तो टच करती है तो बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श। स्पर्श करना, टच करना, स्पर्श रेखा। ठीक है, अच्छा बताओ, एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? क्वेश्चन आता है हर साल। एक वृत्त के ऊपर खींचो स्पर्श, 1 2 3 4, अनंत, इनफाइनाइट खींच सकते। एक वृत्त पर हम कितनी ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। पर अगर ऐसा पूछ ले कि एक बिंदु से कितनी खिंचाएगी, तो एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा, जैसे एक पॉइंट है ये, यहां से कितनी खिंचाएगी? एक खिंचाएगी, है ना, एक बिंदु से एक, पर पूरे वृत्त पे तो बहुत सारी अनंत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझिए। एक क्वेश्चन है जो आता है भैया, प्रमेय आती है इसकी, ये वाले प्रमेय आती है, याद कर लेना, 3 नंबर 4 नंबर में ना। एक सर्कल है, वृत्त चैप्टर था ये, कि एक बाह्य बिंदु P से, है ना, इसकी जो दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी कोई एक वृत्त, एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे कोई 2 लाइन टच करके निकल रही है। अगर टच करके निकल रही है तो ये दोनों बराबर होती है। दोनों क्या होती है? बराबर, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। डायग्राम को देख लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो जाती है? अनंत। एक वृत्त पे कितनी स्पर्श, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने, अनंत हो जाती है। चलिए व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है वो होता है 2 गुणित त्रिज्या, यानी डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, सबको ही पता है। तो और छेदक रेखा को जीवा भी कहते हैं। अभी छेदक रेखा पढ़ी थी ना, कि ऐसा एक 2 छेद कर दे तो छेदक रेखा 2, इसका नाम जीवा भी होता है। क्या होता है? जीवा। सेकेंड को कोड बोलते हैं, जीवा मतलब कोड, सेकेंड इज इक्वल टू कोड। चलिए आगे, चाप। चाप किसे कहते हैं? चलिए चाप समझते हैं। तो जो चाप होता है इसको बोलते हैं चाप, आर्क। जैसे सर्कल का कोई टुकड़ा ले लो तो उसे बोलते हैं चाप, है ना, समझ लेना। चाप का एक क्वेश्चन आएगा इसलिए समझा। तो चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है 1001%। कितने परसेंट? 1001% आएगा, इसे नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं होगा, जाओ, है ना, पेपर ही नहीं होगा। चलो देखो, तो इसका चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होगा? फिर से देखो, अगर चाप की लंबाई पूछे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्या होता है? थीटा इक्वल टू 360, थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 2 पाई आर। ये लंबाई वाली बात है। कौन सी वाली बात है? लंबाई। पर अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? क्षेत्रफल। क्या पूछे? क्षेत्रफल पूछे। अगर क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो क्षेत्रफल में जो है हमको याद रखना है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ध्यान रखना, यहाँ पे 2 पाई आर है, क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? पाई आर स्क्वायर। लंबाई पूछे तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर लिखना है, क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर लिखना। 1001% आएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है। और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यानी पिज्जा का टुकड़ा, ये पिज्जा का टुकड़ा अपना, इसका एरिया निकालेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 100% आता भैया, 100%, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो, बहुत बहुत थोड़े बहुत और बचे, समझते हैं इसको क्या है। चलिए आगे समझते हैं। तो वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है? तो वृत्तखंड का सूत्र कुछ भी नहीं होता। वृत्तखंड किसे बोलते हैं? रोटी के इस टुकड़े को, ये नीचे नीचे टुकड़ा देखो, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इसको वृत्त, इसका फार्मूला है, तो इसका फार्मूला कुछ नहीं होता है। इसको फार्मूला के लिए
पहले त्रिज्यखंड में से, यानी त्रिज्यखंड यानी ये, इसमें से ट्रायंगल माइनस करते हैं तो नीचे का वृत्तखंड बच जाता है। देखो ये पूरा ऐसा है, इसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो क्या बचा नीचे का, ये वृत्तखंड बचा, रोटी का टुकड़ा बचा। तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज। इंग्लिश में सेक्टर माइनस ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन, चतुर्थांश का कोण कितनी डिग्री का होता है, चतुर्थांश यानी 4 टुकड़े, तो सर्कल के तुम 4 टुकड़े कर दो तो एंगल कितना बनेगा, यहां पर 90 डिग्री दिख ही रहा है तो 90 डिग्री होता है। इंग्लिश में क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होते हैं ये, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और टोटल कितना होता है 360, ऐसे घूम जाओ पूरा तो 360। चलिए आगे बढ़िए, है ना। अगला क्वेश्चन ये आया था पिछले साल, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, चलिए इसको समझते हैं। पिछले साल ही आया था ये। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये इसकी बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इस लाइन को बोलते हैं 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। और आधे वृत्त का क्या हो जाएगा, तो आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आएगा भैया, गारंटी से आने वाला ये वाला। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं ना, जोड़ी में आते हैं, या तो फिर, है ना, या तो फिर ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं। तो चलिए, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय, ये घनाभ है। ईंट को क्या बोलते हैं, घनाभ, है ना। ऐसी ईंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। तो इसमें 3 चीजें कमरे में, एक उसकी लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होती है, और एक उसकी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कमरे में 3 चीजें होती है, LBH। तो इसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है, L लिखो, B लिखो, H लिखो, ऐसे तीर बना दो। तो ये 2 लगाया आगे, LBBHHL, LBBHHL। तो फार्मूला कैसे याद हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया, क्षेत्रफल। और आयतन निकालना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। आयतन यानी उसमें पानी कितना आएगा, इस बॉक्स में पानी कितना आएगा, जिसको हम आयतन बोलते हैं, तो उसमें पानी आएगा LBH। क्या आएगा, LBH, रट लो इसको भी। तो इंग्लिश में एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी इसमें वाटर कितना आएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा LBH। अब विकर्ण, विकर्ण यानी ऐसे, विकर्ण इसको बोलते हैं तिरछी लाइन को, ये विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडरवुड डायगोनल का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चले, जैसे कमरे के अंदर एक बांस रखते हैं ना, उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब आता है घन। घन यानी अपन जो वो होता है ना, जिसको घुमाते हैं अपन कलर कलर का, जो सेम होते हैं सारे साइड्स, उसकी बात करें तो घन का जो क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6a स्क्वायर। ये ऐसा बॉक्स होता है, देखो वो लंबा था, ये बिल्कुल सब दूर से बराबर है, इसलिए सारी भुजाएं a है, तो इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि एक है तो a स्क्वायर, 2 a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, ऐसा 6a स्क्वायर। 6 दीवारों का क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। चलिए, इसका क्यूब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो सरफेस एरिया क्यूब क्या हो गया 6a स्क्वायर। चलिए आगे समझते हैं। अब इसी का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। सीधे रट्टा मान लो इनको, घन का आयतन होता है a क्यूब। घन का आयतन कितना होता है ना, a क्यूब। कितना होता है, a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसका, उसमें मतलब क्यूब में पानी कितना आएगा, ऐसा जो क्यूब होता है उसमें पानी कितना आएगा, तो इसमें पानी आएगा a क्यूब। कितना आएगा, पहले LBH था, है ना, अब क्या हो गया ये a क्यूब। वो घन, ये घन है, ये घन है, वो घनाभ था। चलिए, बेलन, बेलन समझते हो, ये वाला बेलन, इसको बेलन का डायग्राम बोलते हैं। तो बेलन की ये जो इतनी इतनी जगह होती है, ये जो सामने सामने की दिखती, पानी की बोतल की जो सामने सामने की जगह है, उसका फार्मूला था 2 पाई आर एच। उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होता है, तो होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच। टोटल कितना होता है, तो टोटल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। देखो ये 2 पाई आर एच हो गया इतना इतना, एक ऊपर ढक्कन है, देखो ध्यान से, और एक नीचे ढक्कन है। ढक्कन यानी ऐसा सर्कल होता है उस पर, तो ढक्कन का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर और नीचे भी क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 पाई आर आर प्लस एच। चलिए, रोटी का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और चूड़ी का फार्मूला 2 पाई आर। याद रखना, रोटी मतलब पूरी भरी हुई, और ऐसा सर्कल, तो ये 2 पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेलन का आयतन, बेलन में कितना पानी आएगा, इसको भी रखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो बेलन है इसमें कितना पानी आएगा, तो ये आता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना आता है
पाई स्क्वायर। खोखले बेलन यानी ऐसा बेलन, ऐसा सिलेंडर जो खोखला आर पार है, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद रख लेना, रट लेना इसको सीधे। अब हम आते हैं बर्थडे की टोपी। बर्थडे की टोपी देखिए आप लोगों ने, ऐसी होती है ना बर्थडे की टोपी, इसका भी फार्मूला होता है। तो उसके बर्थडे की टोपी फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। ये हो गया अपना आर, ये नीचे रेडियस, ये एच, और ये जो तिरछी होती है ना इसको बोलते हैं एल। आपने पढ़ा ही होगा तिरछी लाइन को, जो शंकु में तिरछी लाइन यानी कोण में जो तिरछी लाइन उसको एल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया फार्मूला, पाई आर एल। अब अगर अपने को एल का जो है, एल का जो फार्मूला निकालना है, तो एल का फार्मूला क्या होता है, वो आगे ये रहा। एल बराबर होता है आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सीधे याद रख लेंगे। चलिए, शंकु का कुल क्षेत्रफल, तो शंकु में नीचे एक ही ढक्कन होता है, तो पहला फार्मूला क्या था इस इतने इतने का, पाई आर एल था, और एक ढक्कन है नीचे, देखो ध्यान से, नीचे एक ढक्कन भी होता है, तो उसका होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल और पाई स्क्वायर में पाई आर का मान लेंगे, क्या बचेगा, आर प्लस एल। क्या बचेगा, सीधे याद कर लो इसको। चलो आगे बढ़ो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है, इसका तीन हिस्से होते हैं। बेलन के आयतन से शंकु आयतन के हिस्से कितने करने हैं, 3। बेलन में से 3 शंकु निकलते हैं, ऐसा समझ लो। तो यहां पर अपन ने जो है इसको देखा, तो पाई आर स्क्वायर एच में क्या लिखा था, 3 का डिवाइड कर दिया, देखो ये रहा। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच का हो गया ये शंकु का, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना इसको, इसका पाई स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई स्क्वायर एच। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोले पे आते हैं। गोला मतलब गुलाब जामुन। चलो गुलाब जामुन का फार्मूला, तो गुलाब जामुन का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई, रट लो इसको, समझने का टाइम गया, समझा भी सकता था पर क्या करे, सभी नहीं है। 4 पाई स्क्वायर सीधे रट लो। गोले का क्षेत्र बता सकता है एग्जाम में, होता है 4 पाई, तो आधे का कितना होता है 2 पाई स्क्वायर। पूरे का 4 पाई स्क्वायर, आधे का 2 पाई स्क्वायर, और आधे का पूरा, आधे का पूरा मतलब ये इतना, जैसे पूरा था ऐसे ये, तो बीच में से काट दिया तो इतनी जगह बची, इसके ऊपर भी ऐसे भी जगह बची हुई है, तो उस जगह का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर और 1 पाई स्क्वायर, सब मिला कितने पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का 4 पाई, आधे गोले का 2 पाई, आधे गोले का पूरा, आधे गोले का सब दूर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए इसका आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब होगा, ध्यान रखना है ना, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 2 नंबर के ये 6-7 फार्मूला भी पढ़ा, इनमें 2 नंबर आएंगे आपको। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो इसको रट के छोड़ देना, दिक्कत आए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर आप छोड़ सकते हैं चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़े, बस थोड़ा ही बचा है, बस खत्म होने वाले, आगे लास्ट चैप्टर, 2 चैप्टर बचे हैं बस खत्म, आगे देखते हैं। बस थोड़ी देर और पढ़ना है अपने को, हिम्मत रखना है, थोड़ी देर और पढ़ेंगे। चलिए समझिए क्या है ये, समझते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह जो होता है वो समझना है। तो वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होती है, कुछ नहीं है, जैसे लिखे ना 10 से 20, 20 से 30, ऐसा सवाल करे होंगे तुमको, तो ये निम्न छोटा है तो निम्न सीमा, बड़ा है तो उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने से वर्ग चिन्ह निकल के आ जाता है, फार्मूला रट लेना आएगा। इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क का फार्मूला लिखो, तो क्लास मार्क का फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। निकालते कैसे, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए, 30 का आधा करो, कितना आ गया 15। कभी एग्जाम में आ जाए पूछ ले, बता देना, आधा कर देना दोनों को जोड़ के। वर्ग का आकार, आकार मतलब कितना अंतर है, 10 से 20, 20 से 30 मतलब 10 का अंतर है, तो 10 में से 20 के कितने बचे 10, तो घटाओगे तो उसका आ जाएगा 10, यानी कि वर्ग का आकार कितना है 10। क्लास साइज ऐसे माइनस कर लेना, क्लास साइज बोलते हैं इसको, तो क्लास साइज कितनी आ रही है समझ। चलिए बार बार आने वाले को क्या बोलते हैं, तो बारंबारता बोलते हैं। कोई एक ऐसा आंकड़ा है जो बार बार आ रहा है, बार बार आता, क्या बोला बारंबारता। क्या नाम है, ये आया था पिछले साल, पिछले साल ही आया था कि बारंबारता किसे कहते हैं, तो लिख देना इसमें बारंबार। एक ऑब्जर्वेशन जो है डेटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट, तो क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे उसको, बार बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी। 1001%, ये फार्मूला आएंगे 3, रट लो इनको भैया, देखो क्या है, चलो देखते हैं। 3 पर माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और आई लगा देना मन से, है ना, सब में आई लगा हुआ है, डरो मत। एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स बोलो मेरे साथ, सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, क्या बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, और सब में क्या लगे आई आई आई, क्या लगा देंगे आई आई आई, रट लो इसको भी। चलो आगे, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको ध्यान से रटना आएगा एग्जाम में, इसका एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बाद में आपको बता दूं अगली वीडियो में, तब तक इसका फार्मूला याद कर लो। तो इसका फार्मूला करने की ट्रिक देखो, फार्मूला
बहुलक का फार्मूला लंबा है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। बहुलक का फार्मूला लंबा है। अब लंबा है मतलब लंबा मतलब एच, एल, और है मतलब एच। कैसे? देखो मेरे साथ लिखना, या लिख रहे हैं अपन, ध्यान से देखना। लंबा प्लस लगाना है और है में लगाना है मल्टीप्लाई। तो बहुलक का फार्मूला लंबा है, ब्रैकेट लगाओ, 5 बार एफ लिखना है। कैसे? एफ माइनस एफ, एफ माइनस एफ माइनस एफ, हो गए 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार एफ लिख दिया। अब क्या करना है? अब एक नंबर याद रखना है, 10/2102, 10/2102, 10/2102, बार बार याद करो। देखो 10 लगाओ, 10 फिर 2102, आया समझ में? नहीं आया? चलो फिर से देखो, फिर से देखो ध्यान से। बहुलक का फार्मूला कैसा है? तो लिखेंगे लंबा प्लस है एच, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 बार एफ माइनस एफ, सब में माइनस ही आएगा, एफ माइनस एफ माइनस एफ, है सिंपल। अब क्या लिखना है? 10/2102, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया 21, ये 0 और ये 2, बन गया फार्मूला। ऐसे याद रखना है, सिंपल है। इंग्लिश मीडियम मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोड का फार्मूला लंबा है, मोड का फार्मूला लंबा है। और एक बार सभी, चलो एक काम करो, कॉपी पेन से लिख के देख लो एक बार, बिना देखे, वीडियो रोक रोक के देख लो, समझ लो। चलिए याद करने की ट्रिक, लंबा है ना, समझ लें, 10/2102। चलिए अगला, अगला समझते हैं, आगे बढ़िए। 2 फार्मूले और हैं, 2 फार्मूले और बचे। चलिए अब जो लास्ट में जो चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर तो पास ही कराएगा, उसी का तो याद रखना है अपने को। वो 7 नंबर का है। कितने नंबर का? 7 नंबर। किसको बोलते? 7 नंबर आ जाएंगे अभी, 5 मिनट रुकना है बस, देख लो। चलो क्या है समझते हैं भैया, 7 नंबर चाहिए हमको। चलिए तो माध्यक का फार्मूला, माध्यक का फार्मूला होता है एल, ये भी लंबा है, ये भी कैसा है? लंबा है। तो एल प्लस एच, माध्यक यानी मीडियन, माध्यक यानी मीडियन याद कर लेना, n/2 माइनस सी अपॉन एफ, n/2 माइनस सी अपॉन एफ, इसको सीधे रट लेना, ठीक है। चलिए ये आएगा, एग्जाम में आया था पिछले बार भी। तो बहुलक क्या होता है? तो बहुलक होता है 3 माध्यक या 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, रट लेना। 3 माध्यक का देखो 3 शब्द, 1 2 3 शब्द, माध्यम कितने शब्द? 2, तो ऐसे याद रहेगा, 3 माध्यक का 2 माध्य, माइनस कर लेना। मोड इक्वल टू 3 मीडियन, कितने होंगे? 3 मीडियन, 3 हो गए, 3 मीडियन और 2 मीन, देखो 2 2 के जोड़े बना लो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलो प्रायिकता का फार्मूला, ये तो अपना फेवरेट आएगा ही सही, लास्ट चैप्टर भी है, एनएस अपॉन एनी, एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बोलो मेरे साथ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, 10 बार बोलना है। चलिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लेना इसको, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को। हाँ ये आएगा 1001%, ये वाला क्या आता है समझते हैं। चलिए ये पूछेगा कि पी प्लस पी नोट कितना होता है? इसको बोलते हैं नॉट, नॉट इक्वल टू होता है 1, मतलब किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? कोई मैच जीतने वाला है, कोई मैच नहीं जीतने वाला है, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। ये यस हो गया और नो हो गया, 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? याद रखना आएगा एग्जाम में, सभी प्रायिकता का योग कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आएगा एग्जाम में, पूछे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए समझते हैं। हाँ ये 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको रट लो है ना ध्यान से, इन 2 क्वेश्चन को ध्यान से ना, शांति से पानी पी लो, और ये 2 क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव मतलब जो होगी ही नहीं, तो जो नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और निश्चित घटना जो होगी ही सही, तो उसकी प्रायिकता क्या होती? 1। नहीं होगी, असंभव है, 0, होगी ही सही, 1। और प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, याद रखना। चलिए इंग्लिश में, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल कोई होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल क्या होगा उसका? 0। और श्योर इवेंट होगा ही सही, श्योर इवेंट का क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1, जो कि होकर रहेगी, उसका 1 हो जाएगा। प्रायिकता का मान ये आता है एग्जाम में, किसके किसके बीच होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। चलिए परसेंटेज में पूछ लेते हैं कभी कभी आपके मजे लेने के लिए, चलो परसेंटेज में पूछ लो, हमको क्या, हमको परसेंटेज में भी आता है। चलो परसेंटेज में समझते हैं क्या है परसेंटेज में। तो परसेंटेज 0 से 100%, 0 से 100% के बीच रहेगा, याद रखना है ना। अगर ऐसा लिखा गया एग्जाम में कि कौन सा सही है, तो 1/2 है तो सही है, 1/2 सही है, 4/5 भी सही है। क्यों सही है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। यहाँ पे गलत एग्जाम में ऐसा आ जाए कि ऊपर बड़ा लिख दे नीचे छोटा, बोलेगा कि क्या प्रायिकता का मान होता है? ऐसा सत्य सत्य में पूछ ले तो बोला ये गलत है भाऊ, भाऊ ये गलत है, ऐसा नहीं होता है।
नीचे कभी भी छोटा नहीं रहेगा, नीचे छोटा नहीं रहेगा। अब पॉइंट में पूछ ले तो 0.5 अगर आ गया तो सही है, 0.8 भी आ गया तो सही है, 0.0 पॉइंट में चलना है, 0 और 1 के बीच में चलना है, 0 और 1 के, इसने बोला 1.2, अरे भैया एक से ऊपर चले गए तुम, गलत। 2.6 अरे ऊपर चले गए, गलत। ऐसे अपने को गलत कर देना है, याद रखना 0 पॉइंट सही रहेगा और 1 2 3 4 पॉइंट क्या होंगे, गलत रहेंगे। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। माइनस में आ गया, लो बताओ मजे लेने के लिए क्या दे दिया आप, 0.5 तो दिया पर आगे माइनस लगा दिया है, तो आपका टेस्ट है माइनस में, मतलब माइनस भी गलत होता है, माइनस में भी नहीं होना, माइनस में भी नहीं होना, 100% से ऊपर भी नहीं होना, ऊपर बड़ा भी नहीं होना, ये सब प्रायिकता के ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता है, माइनस में प्रायिकता नहीं होती। चलिए आगे, इक्के बादशाह ये आता है एग्जाम में, फेस कार्ड कितने होते हैं, चलो मुंह वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। ताश में मुंह वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। फेस कार्ड कितने होंगे, 12। तो अच्छा बताओ, अगर फेस पार्ट 12 है तो काले कितने होंगे इसमें, मुंह वाले काले होंगे 6, है ना, और लाल होंगे 6, तो आधे काले आधे लाल होते हैं, तो 6 काले हो गए 6 लाल हो गए, फेस वाले 6 काले होते हैं 6 लाल होते हैं, 12 होते टोटल। इक्के बादशाह बेगम गुलाम कितने होती है, 4 होती है, कितनी होती है, 4। एस किंग क्वीन सब कितने होते हैं, ये 4। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। कितने पत्ते होते हैं, 52। पत्ती खेलना सिखा रहा हूं, सीख लो फटाफट, एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, और काले पत्ते कितने होते हैं, 26। लाल भी 26 काले भी, तो टोटल 52 है, तो 52 में से आधे काले रहते आधे लाल, तो 52, 26 काले हो गए 26 लाल, याद रखना। आगे बढ़े, चलो देखो। अच्छा लाल मुंह वाले कितने हो गए फिर बताओ, टोटल मुंह वाले कितने थे याद करो, 12 थे, तो 6 काले मुंह वाले हो गए 6 लाल मुंह वाले, है ना। एग्जाम में आदमी और आपका भी काला मुंह हो जाएगा, 7 हो जाओगे तुम लोग, है ना, तो 6 तो पत्ते में हो गए, तुम हो जाओगे, तो 6 काले लाल मुंह वाले हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड और रेड फेस कार्ड, है ना। इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी समझ लेना भैया। चलिए कभी कभी ऐसा आता है कि ये लिखा हुआ रहता है, सही है गलत है बताना, तो जो पी की जो वैल्यू होती है प्रायिकता की, वो 0 और 1 के क्या होती है, बीच में होती है, इसका मतलब यही है ना। इस यहाँ पे इक्वल टू देखो ध्यान से, ये बड़ा और 1, ये छोटा और ये 1, तो पी जो है 1 से छोटी 0 से बड़ी, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, बराबर है। चलिए डायरेक्ट पूछते हैं, कभी कभी क्या पूछते हैं कि पासे में, डाइस में, पासे में सम संख्या की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या की प्रायिकता 1/2, याद रखना। सम की पूछे या विषम की तो क्या होगी, 1/2, 1/2। 7 नंबर में पूछते हैं, याद रखना, है ना, परेशान मत होना, बता देना। इवन नंबर 1/2, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/2 होती है। चलिए खत्म हो गया, क्या बात है, बढ़िया। लास्ट बात जो आपको पास कराएगी वो समझना है आखिरी में अपने को, ठीक है, ठीक है। आप नोट कर लेना, मैं कुछ लिखवाने जा रहा हूं, है ना बेटा, आप नोट कर लेना। ये जो सवाल मैं बता रहा हूं 5 7 8 ये कर लेना आप, ये तो आपने पढ़ लिया पूरा, इसको 4 5 7 बार पढ़ लेना, समझना क्या है। पहली बात 20 से 30 बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, 20 से 30 बार पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा तो भी समझ में आ जाएगा, 20 से 30 बार कर लेना इसको। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, अभी मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना इसको, या मेरे को फोन कर ले, मैसेज कर देना तुम, तो इस नंबर पे नहीं सूझ पड़े कुछ तो डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा। कहाँ डाउनलोड करते फिरोगे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैसेज करो, मैं भेज दूंगा बेटा, है ना। तो 20-30 बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, 20-30 बार पढ़ोगे पास हो जाओगे। इसको अगर 20-30 बार पढ़ दिया तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। चलिए पिछले वर्ष के पेपर हल कर लेना टॉपर्स, और सारे बच्चे ध्यान दो, पिछले साल के 2025, 2024, 2023, बस इससे उधर मत जाना, ये 2-3 पेपर सोल्व कर लेना, समझ में आ जाए क्या आएगा। सरल पार्ट को पहले याद करना है, पहले पार्ट से बैठने लिखने मत बैठ जाना, पहले पार्ट में सरल है वैसे एलसीएम एचसीएफ कर लेना पहले, और फिर आखिरी में चले जाना प्रायिकता कर लेना, फिर एक बहुलक का सवाल कर लेना। मैं अभी सवाल बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ खाली, और नहीं समझ में आए तो वीडियो देखना है तो देख लेना, वीडियो बना ही रहा हूं मैं, पीडीएफ भेजी थी मैंने। चैनल का नाम क्या है अपने, ठीक है, आपको मजा आया, नहीं भी मजा आया तो भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। पहली दूसरी वीडियो है मेरी, ध्यान रखना है इसका, लिख देना स्मार्ट एजुकेशन बाय राहुल सर आ जाएगी, है ना, और लिंक के लिए आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं लिंक भेज दूंगा इस नंबर पे, ठीक है। 30 नंबर का जुगाड़ है ये, क्या है ये, भारत में तो जुगाड़ ही चलता है, आपको बताइए। 30 नंबर का जुगाड़ रट दो, अच्छे से रट दो बेटा, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब आप फटाफट नोट कर लो सवाल कौन कौन से करने हैं, मैं सीरियल वाइज बता देता हूं आपको। मैं आपको 10 सवाल दे रहा हूं, सिर्फ कितने, सिर्फ 10 सवाल कर लेना, आप पास हो जाओगे, इसके अलावा भी। चलिए समझिए फटाफट, देखिए पहला, तो पहला सवाल देखो कौन सा, तो बेटा पहले चैप्टर में जाना, ठीक है। तो पहले चैप्टर में क्या लिखोगे, लिखो, नोट करो, नोट करो, चलो नोट करो। पहले चैप्टर में आपको करना है एलसीएम एचसीएफ, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है और 2 नंबर का, 2 सवाल आएंगे, 4 मिल गए यहां से, ठीक है। अगला देखो,
दूसरा वाला। इसके बाद कौन सा चैप्टर ना, प्रायिकता पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, प्रायिकता। तो प्रायिकता में सारे सवाल कर लेना, सरल भी हैं, तो प्रायिकता में आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसमें वाला कर लेना 0.05 होने की तो नहीं होने कितनी एक में से माइनस करने वाला, वो सवाल गारंटी से आएगा, ठीक है। तीसरा देखो, जो पास होंगे वो आपको बहुलक करना है। क्या करना है, बहुलक, जेड का फार्मूला, ऐसे टेबल बनती है आपको एग्जाम में, ओ एफ वाला फार्मूला, वो वाले सवाल करने। आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर लेना इसको और बहुलक का एक सवाल सीख लेना, बहुत ईजी है, पास होने के लिए बहुत ईजी है। इसे चैप्टर से बहुलक लिख लिया। चलिए चौथे चैप्टर, ये इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा करना है, तो अगला हमको पढ़ना है आपका हो गया थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में आप क्या करना, समीकरण हल करने का, x + y = 3, 2x + y, इसमें कर लेना आप कौन सी, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन का एक सवाल कर लेना, गारंटी से आएगा। इंग्लिश वाला इलिमिनेशन मेथड, कौन सी, इलिमिनेशन मेथड कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगला तो जो सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर से क्या आएगा, तो सेकंड चैप्टर से एक शून्यक निकालने वाला सवाल कर लेना, कि शून्यक निकालो। 6 सवाल है उसमें, ध्यान से देखोगे तो 6 में से एक गारंटी से आने वाला है। तो शून्यक निकालो यानी जीरो, फाइंड जीरो, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, देखना आपको कर लेना, बहुत ही सिंपल पड़ता है। ऐसा कैसा एक सवाल है जो है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी बहुपद द्विघात समीकरण से आता है। द्विघात जो चैप्टर है आपका, चौथा चैप्टर जो है उसमें बोलेगा रूट से निकालो। क्या निकालो, इंग्लिश में बोलेगा रूट से निकालो, वो कर लेना, वो भी सिंपल है। वैसे मूल निकालो बोलेगा हिंदी में, तो मूल निकालने का और जीरो निकालने का सेम सवाल है, तो वो एक सवाल कर लेना, आप लोग पास हो जाओगे। चलो त्रिकोणमिति क्या आएगा, देखो त्रिकोणमिति क्या आएगा, तो आपके 8.1 के शुरू के 5 सवाल करके चले जाना, बस सब आ जाएगा, मेरी गारंटी। चलो कैसे, ऐसा आता है साइन थीटा = 3/4, ऐसे कुछ सवाल है वहां पे 3-4 है ना। कॉस थीटा = 13/14, ऐसे सवाल है 3-4, वो कर लेना बस, उसमें से कोई एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। ये अपना त्रिकोणमिति हो गया। उसके बाद आपके जो है क्षेत्रफल वाले सवाल थोड़ा कठिन पड़ते हैं, तो उसको अभी अपन नहीं बताएंगे। हाँ, एपी में चले जाओ, पांचवें चैप्टर में बस आप क्या कर लेना, ए और डी निकालना बताना होना चाहिए आपको। ए डी सिंपल छोटे छोटे सवाल करना, ए और डी वाले, ठीक है, ये कर लेना आप लोग। हाँ, एक जो अपना छठा चैप्टर है उसमें ऐसे सवाल है, छठे या सातवें चैप्टर में ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे एक सवाल है, 2 सवाल है ऐसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ऐसे सवाल है, देख लेना, उसको मिला लेना तुम लोग। वो जो सवाल है वो गारंटी 100% आने वाला है। तो जो 2 सवाल है आपको कर लेना, आपको याद से, ठीक है, याद से कर लेना, ये दोनों सवाल ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब अपना 10th चैप्टर में आओ, तो आपके 10वें चैप्टर में ऐसा एक प्रमेय ऐसी थ्योरम है एक ऐसी वाली, यहाँ पे पी लिखा है ना, और यहाँ पे ये वाली, ये दोनों बराबर होती है, ऐसी प्रमेय है ना। तो थ्योरम है आपकी, वो वाली थ्योरम आप याद कर लेना, 100% आएगी, 100% आएगी, वही आएगी, यही करके चले जाना, है ना। और 2 सवाल भी है उसमें, पाइथागोरस वाले, वो भी देख लेना तुम लोग। कुल 3-4 सवाल करने हैं आपको, बस इतना आप कर लो। ये सब अगर आपने कर लिया तो मेरी तरफ से आप जो है पास हो जाएंगे। अभी ये कर लेना, इतना भी कर लिया तो बहुत है, बाकी सवाल मैंने बता दिया कौन से कहां से करने हैं आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो देखी, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा दो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की, है ना। इसको फैला दो पूरे देश में, सॉरी पूरे मध्य प्रदेश में, देश तक तो क्या जाएगी, क्योंकि एमपी बोर्ड में ही अपने को ये एलिजिबल है वीडियो, तो आप पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचा दो इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखी, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप लोग बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देना, और बिल्कुल पेपर फाड़ देना, ऐसा बोलते हैं ना, पेपर फाड़ गया वैसा कुछ करना, अच्छा बढ़िया, है ना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।